मुंबईकरों से बेहतर ये रौनक कौन जान सकता है, जयकारा कौन लगा सकता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देखिए, भारत का उत्सव सीजन शुरू हो चुका है। आज हरतालिका तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो कल से गणपति उत्सव के तमाम रंग जमने वाले हैं। अब फिर से बप्पा के स्वागत की घड़ी आ गई है। कल यानी शनिवार को गणेश चतुर्थी है और कल से अगले 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलेगा, जिसमें रोजाना बप्पा का श्रृंगार होगा, उन्हें मोदक का भोग लगाया जाएगा। अगले 10 दिनों तक जीएनटी गणपति उत्सव को भव्य अंदाज में आप तक पहुंचाएगा। देश के शहरों से हम बप्पा के दिव्य दर्शन आपको करवाएंगे। इसके अलावा आज हरतालिका तीज की बात करेंगे, जो आज मनाई जा रही है। इस त्योहार में महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज पर महिलाएं अपनी सास को श्रृंगार का सामान देकर उनका आशीर्वाद भी लेती हैं। आपके सामने है 2 तस्वीरें जो बता रही हैं कि हमारी परंपरा कैसे उत्सव के रंग में रंगी नजर आ रही है। तो तस्वीरें देखिए, अलग अलग त्योहार और अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग भाव भी आप देख सकते हैं। एक तरफ गणपति बप्पा के भव्य स्वागत की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई यानी महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गणपति उत्सव मनाया जाएगा। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आएंगी, लेकिन महाराष्ट्र की रौनक ही अलग होती है। दूसरी तरफ हरतालिका तीज में झूमती नाचती गाती हुई महिलाओं को आप देख सकते हैं। इनके जोश और जुनून की तस्वीरें आप लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार देखते रहेंगे। तो उज्जैन में महाकाल के धाम में भी हरतालिका तीज की रौनक देखते ही बन रही है। महाकाल मंदिर में भगवान का अर्धनारीश्वर रूप में श्रृंगार किया गया है। आधा स्वरूप शिव और आधा स्वरूप शक्ति यानी माता पार्वती। अर्धनारीश्वर रूप में महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ और बड़ी संख्या में भक्तों ने इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। बाद में महाकाल की भव्य आरती हुई। भस्म आरती में महाकाल के दरबार की रौनक देखने लायक थी। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें महाकाल से, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान का अर्धनारीश्वर में श्रृंगार किया गया है। आधा स्वरूप जो है वो महाकाल का और आधा स्वरूप जो है वो शक्ति का। तो भस्म आरती की सुबह की तस्वीरें, किस तरह से महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सुबह सुबह की महाकाल से। आज हरतालिका तीज है और आज महादेव महाकाल का बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है, शिव शक्ति का, और बहुत अच्छा लगा है अर्धनारी शक्ति का। हम यही कामना करते कि सबको सुख शांति दे और सबका मंगल हो। और बहुत अच्छा लगा आज इनका दर्शन करके हमको महाकालेश्वर। 4 बजे से कंटिन्यूसली लाइन में लग के अभी आए हैं यहाँ पर, और आज हमारा हरतालिका तीज का व्रत है। मैं और मेरी बहन दोनों लोगों का, मेरी बड़ी बहन है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। मन प्रसन्न हो गया। अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए सच में। हर हर महादेव। देखिए, ये देश उत्सवों का देश है और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हर उत्सव की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है। हरतालिका तीज आज मनाई जा रही है और कल से गणपति का रंग जमने वाला है। इस बार भी लाल बादशाह राजा के भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा की पहली झलक भक्तों को दिखाई गई। कल गणेश चतुर्थी पर लाल बाग के राजा अपने आसन पर विराजेंगे और फिर अगले 10 दिन भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। लाल बाग के राजा के दरबार में देश दुनिया से बड़ी बड़ी हस्तियां शीश झुकाने पहुंचती हैं। नेता ही नहीं, अभिनेता भी हर साल गणपति उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा में दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा की तरफ अंधेरी के राजा का पंडाल भी सज धज कर तैयार है। इस बार जैसलमेर की फेमस पटवा हवेली की तर्ज पर मुंबई के राजा का पंडाल सजाया गया है। ये भव्य पंडाल 110 फीट में फैला हुआ है, जहां 9 फीट ऊंची श्री अंधेरी के राजा की मूर्ति स्थापित की गई है। पंडाल में बप्पा के दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में भक्तों की सुरक्षा के लिए 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने और गीतिका ने इसके दर्शन किए हुए हैं। हम दोनों मुंबई से हैं, बहुत साल वहां पर रहे हैं। तो लाल बादशाह राजा के दरबार की जो रौनक होती है वो कैसे बयां करेंगे गीतिका? बिल्कुल शगुफ्ता, देखते ही बनती है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो कई कई घंटों लंबी लाइन में इंतजार करते हैं और तब बप्पा की एक झलक उनको मिलती है। और जितने भी भक्त वहां पहुंचते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो है वो मोटो रहता है बप्पा की एक झलक पाने का।
तो गणपति जो है वो विघ्नहर्ता है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सभी देवों में वो प्रथम पूज्य हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इन्हीं के नाम के साथ होती है और उन्हें उनके माता पिता ने ये वरदान दिया है। गौरी पुत्र गणेश की महिमा अपरंपार है। मुंबई में बप्पा का दिव्य पंडाल सजकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, भक्तों को उनकी पहली झलक भी दिखा दी गई है और भक्त बप्पा का अद्भुत श्रृंगार देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लालबाग के राजा के मुकुट की कीमत 16 करोड़ रुपए है। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में गणपति के जयकारे गूंज रहे हैं। अगले 10 दिनों तक मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में इसी तरह रौनक बनी रहेगी। मंडल की तरफ से तो अगले 10 दिन तक लालबाग के राजा में ये रौनक देखने लायक होगी। रोज बप्पा का श्रृंगार होता है, बल्कि दिन में 2 बार बप्पा का श्रृंगार किया जाता है। उनके वस्त्र जो है वो बदले जाते हैं और इस बार तो 16 करोड़ का जो मुकुट है वो बप्पा को पहनाया गया है, तो सज्जित किया गया है और ये लगातार 10 दिन तक ये जश्न जो है जारी रहेगा। लाखों की तादाद में लोग वहां बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब वहां कोई ना हो, मतलब सुबह से लेकर पूरी रात तक वहां भीड़ देखी जाती है और उसी के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां किए जाते हैं। इस बार भी 40 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वहां लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई हताहत ना हो, किसी भी भक्त को कोई चोट ना लगे और साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस भी जो है वो वहां पे उनकी जो तैयारियां होती हैं वो देखने लायक होती हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दर्शन करवा रहे हैं। लाल बादशाह राजा के दरबार के दर्शन आप कर सकते हैं और अगले 10 दिन तक, जैसे हमने आपको बताया गुड न्यूज टुडे पर, ऐसे ही आप दर्शन लगातार। और आइए अब आपको बताते हैं क्यों अद्भुत है लाल बाग के राजा का ये दरबार और वो खुद। लाल बाग के राजा का विराट वैभव उन्हें अद्भुत बनाता है। इस बार लाल बाग के राजा के मस्तक पर 16 करोड़ का मुकुट सजेगा। बिल्कुल शगुफ्ता, ये हम सभी जानते हैं कि लालबाग के राजा को मन्नत के गणपति भी कहा जाता है। कहते हैं लालबाग के राजा के दर्शन से हर मुराद पूरी हो जाती है। और देखिए साथ ही उनकी कहानी 1932 की एक घटना के साथ जुड़ी हुई है। असल में 1932 में कुछ मछुआरों और दुकानदारों ने बप्पा से मन्नत मांगी थी और बप्पा ने उन सभी मछुआरों और दुकानदारों की मन्नत पूरी कर दी थी। इसी के बाद से 1934 से लालबाग के राजा वहां स्थापित किए जाते हैं। देखिए हर साल लालबाग के राजा को 20 से 25 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। गणपति उत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन को भारी भीड़ लगातार उमड़ती है और 10वें दिन गिरगांव चौपाटी में गणपति की प्रतिमा विसर्जित कर दी जाती है। तो बेहद भव्य होता है ये। और देखिए लालबाग के राजा की तरह अंधेरी के राजा का भी दरबार सजता है। इस बार जैसलमेर की पटवा हवेलियों की थीम पर बप्पा का पंडाल सजा दिया गया है। इस पंडाल की पहली झलक जिसने भी देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया। पूरे 1 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से पधार रहे हैं बाप्पा। हर भक्त को जिस पल का इंतजार था वो पल अब आ चुका है। ऐसे में सभी बाप्पा का दिल खोलकर स्वागत करने में लगे हैं। ये तस्वीरें मुंबई में अंधेरी के राजा की हैं, जहां जाने माने पंडाल में से एक अंधेरी के राजा की पहली झलक लोगों के सामने आई है। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी के राजा में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के जैसलमेर की हवेली का पूरा रूप दिया गया है। आपको बताया कि मुंबई के टॉप 10 गणेश उत्सव मंडलों में से ये भी एक मंडल है। अमीर मंडलों में इसकी गिनती होती है। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं और अब बप्पा का भी दर्शन आप कर सकते हैं। अंधेरी के राजा का दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। भले ही आज 5 तारीख है, लेकिन मुख्य दर्शन के लिए गणेश जी को सजा धजा कर लोगों के बीच इस तरह से रखा गया है। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति इस साल अपना 59वां गणेशोत्सव मना रही है। समिति ने इस साल बाप्पा के पंडाल को जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा हवेली की थीम पर सजाया है। पंडाल की सजावट ऐसी कि एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऊपर से बाप्पा की इस प्रतिमा ने पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत पुराने हवेली है, तो हमें लगता है कि
लोगों को, गणेश भक्तों को ये जो पटवा की हवेली जरूर पसंद आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शिवाजी की जो रायगढ़ है उसका किला बनाए थे, जहाँ पर शिवाजी महाराज का राजाभिषेक हुआ था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो हम जो भारत का अलग अलग कोने का जो संस्कृति है उसको यहाँ पर गणेशोत्सव में एक पूरा डाकिया का रूप से लोगों का सामने लाते, तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो अंधेरी का राजा का दर्शन का साथ एक बार एक जबरदस्त राजस्थान का कलाकृति यहाँ पर सामने आ जाएगा। भव्य पंडाल 110 फीट में फैला हुआ है, जहां 9 फीट ऊंची श्री अंधेरी का राजा की मूर्ति स्थापित की गई है। पंडाल में बाप्पा का दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे और बाप्पा का आशीर्वाद लेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। तो अहमदाबाद में भी राम मंदिर से लेकर पर्यावरण संरक्षण और ओलंपिक के थीम पर बनी बप्पा की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ रही है। कलाकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। एक बाप्पा और इतने स्वरूप, प्रतिमाएं ऐसी कि आंखें बस देखती रह जाएं। कहीं राजा बनकर अपनी प्रजा का ख्याल रख रहे हैं, तो कहीं भगवान बनकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं मूसक पर सवार हैं, तो कहीं चांद पर बैठे हैं। जो जिस रूप में बाप्पा की आराधना करना चाहता है, वैसे ही बनकर बैठे हैं बाप्पा। तस्वीरें अहमदाबाद के मीठा खरी इलाके की हैं, जहां बाप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पिछले 86 सालों से इसी तरह बाप्पा की प्रतिमा को आकार दिया जाता रहा है। पहले पिता बनाते थे, अब ये बनाते हैं विजय नायक। तो देखो, एक तो 12 फीट की मूर्ति मेरे दगड़ू सेठ हलवाई जो पुणे की प्रतिमा है वो यहाँ पर हमने बनाई है। उसके अलावा लालबाग का राजा जो बोलते वो भी यहाँ पर 12 फीट में बनाई गई है। और उसके अलावा मतलब राम मंदिर थीम पर और भी कई अलग अलग थीम पर मूर्तियां बन रही है। और सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। करीब 8 दशक से बाप्पा की कस्टमाइज मूर्ति तैयार करने वाले विजय नायक के यहाँ इस बार राम मंदिर, ओलंपिक और पर्यावरण संरक्षण की थीम वाली मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। मई जून से ही बाप्पा की मूर्तियों की बुकिंग शुरू है। डिमांड देश ही नहीं, विदेशों से भी है। किसी को मुंबई के लाल बाग के राजा चाहिए, तो किसी को पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई। हम लोग ना 5 साल से दगड़ू शेठ की ही मूर्ति बनवाते हैं और हम लोग ऐसे कस्टमाइजेशन कराते हैं। मतलब हम लोग खुद सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पीस हमको कहाँ पे सेट करना है, कैसे नहीं करना है। हम लोग 7 दिन के लिए रखते हैं हमारे घर पे और हमारे घर पे ही हम लोग विसर्जन करते हैं। इनके यहाँ छोटे गणपति से लेकर 12 फीट ऊंचे बाप्पा की मूर्ति को भी आकार दिया गया है और सबके सब इको फ्रेंडली, ताकि मूर्तियों का अच्छे से विसर्जन हो सके। बहरहाल बाप्पा तैयार हैं, बस साज श्रृंगार बाकी है, क्योंकि उनके शुभ आगमन की तारीख बस आने ही वाली है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के कलबुर्गी में, जहां गणपति उत्सव के लिए मिट्टी से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये मूर्तियां न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, बल्कि देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक भी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, गणपति उत्सव की रौनक और धूम पूरे देश में देखी जा सकती है, लेकिन कर्नाटक की ये तस्वीरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं और मुंबई में भी जैसे हम जानते हैं कि इको फ्रेंडली मूर्तियों की काफी डिमांड बढ़ गई है। सलमान खान की आपने बाइट सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप गणपति उत्सव मनाना चाहते हैं तो इस बार इको फ्रेंडली गणपति उत्सव के लिए मूर्तियां अपने घर पर लेकर आएं। और चलिए अब बात रामनगरी अयोध्या की कर लेते हैं। काशी के बाद अयोध्या धाम भी तमिलनाडु से जुड़ गया है। अयोध्या में राम सेवकपुरम में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेक और जीर्णोद्धार समारोह में सीएम ने शिरकत की और इस बीच सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों साल पहले श्रीलंका में श्री राम में सीता की खोज के लिए वहां निकले थे, तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव
शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। पवित्र सरयू बहती है। अब बात बहराइच में भेड़ियों के आतंक की। बहराइच में बीती रात फिर भेड़िए ने हमला किया। 10 साल के मासूम को पंजा मारकर भेड़िया भाग गया। गांव वालों के अलर्ट रहने की वजह से बच्चा बच गया। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ था। बहराइच में आदमखोर भेड़िए पर काबू पाने के लिए वन विभाग की कई टीमें काम कर रही हैं। रात दिन टीमें अलर्ट पर हैं। निशानेबाजों की फौज बहराइच में खड़ी कर दी गई है। हालांकि वन विभाग की टीम एक गांव में तलाशी करती तो भेड़िया दूसरे गांव में हमला कर देता, लेकिन इन भेड़ियों पर काबू पाने के लिए नाइट विजन ड्रोन कैमरों के साथ तलाश अभियान अभी भी जारी है। यूपी के तराई इलाके बहराइच में दहशत का पर्याय बने भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। जगह जगह भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। वन विभाग की कई टीमें खेत खलिहानों में भटक रही हैं। घाघरा से सटे कछार के इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं। गांव से सटे इलाकों में लगातार निगरानी हो रही है। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नई तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसे बड़े ऑपरेशन के बीच भेड़ियों के हमले ने वन विभाग के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। बहराइच में भेड़िया आतंक का पर्याय बन गया है और अब उसको लेकर पूरे बहराइच को 3 सेक्टरों में बांट दिया गया है और कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर हैं वहां भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त हम उसी गाड़ी पर हैं जहां जो वाइल्ड लाइफ की गाड़ी है और ये पूरा डिपार्टमेंट यहां पर आया हुआ है और कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। रैपिड रिस्पांस यूनिट की गाड़ी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के जो अधिकारी हैं, के जो जवान हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है और इस तरह से कुछ ये यहाँ पर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बात यह है पुलिस के अलावा इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। इस टीम की जरूरत पहले शायद नहीं थी, लेकिन जब निर्देश दिए गए 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर भेड़ियों पकड़ने के, उसके बाद अब ये टीम यहाँ पर पहुंची है और इस तरह की तमाम गाड़ियां इस वक्त बहराइच के तमाम गांवों में देखी जा सकती है। वन विभाग की गश्त, कई टीमों की तैनाती, भेड़ियों की तलाश के बीच जब माना जा रहा था कि झुंड के बाकी बचे 2 भेड़ियों पर जल्द शिकंजा कसेगा, लेकिन यूपी के बहराइच में भेड़ियों का हमला थम ही नहीं रहा है। भेड़िए ने इस बार 10 साल के मासूम संगम को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। हालांकि संगम के चीखें सुन इसके परिवार ने समय रहते उसे बचा लिया। हम देखा जैसे ही रेखा जब नोचने लगी, दरवाजे के पास पहुंचना तो नोचने लगी। जब सब कोई दौड़न तो भेड़िया भाग लिया। कितना बड़ा था भेड़िया है? आप श्योर थे कि वो भेड़िया ही था? इतना बड़ा भेड़िया था। हाँ। तो फिर क्या हुआ? क्या देखा आपने? बच्चे को कितना चोट लगा हुआ था? बच्चा के लिए है गाल में लगी है, ऐसे लगी है, ऐसे। दरअसल बहराइच के जिस इलाके में भेड़ियों का आतंक है, वो इलाका ऐसा है कि भेड़ियों के लिए हमला कर खेतों में छुपना आसान है और ऐसे में उनको पकड़ना बेहद मुश्किल बना हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं वहां पर जहां बनी है उन भेड़ियों की मांद, या यूं कहें निवास स्थान, जहां पर पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अब देखिए अगली तस्वीर इस मांद की। ये पानी आप देखिए कितना भरा है, मेरे घुटने के नीचे पानी है और यहाँ अगर आप देखेंगे ये भाई साहब खड़े हैं लाठी लेकर और डंडे को अंदर तक डाल रहे हैं। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना गहरा ये मांद है। इसको केवल समझिए यहाँ से कितना गहरा मांद है और ये भेड़िया का निवास स्थान है जो पानी से बाढ़ के घाघरा का नदी का पानी उफान पर है और बाढ़ की वजह से पानी यहां तक आ गया है, जिसके चलते इनका घर तबाह हो गया है। ये एक लॉजिक है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है भेड़ियों के आदमखोर होने की। वन विभाग की टीमें अब 2 और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है ताकि अब भेड़िए किसी और को अपना शिकार न बना सके। भेड़ियों के आतंक से गांव वालों को जल्द से जल्द निजात मिल सके। शार्प शूटर्स की टीमें भी लगातार ऑपरेशन भेड़िया में जुटी हैं।
पहले वन विभाग की वॉचर्स की टीम निकलती है, अन्य अधिकारी निकलते हैं, अब निकलते हैं वो शार्प शूटर्स जिनकी सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन को लेकर चर्चा है, जिन्हें शूट एट साइट के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब जब ये शार्प शूटर इस फेल हुए ऑपरेशन में जाते हैं तो तस्वीर क्या होती है, वापस आने की तस्वीर देखिए। पहले यहाँ से वो शार्प शूटर्स जो हैं, देखिए पिंक शर्ट में आपको नजर आएंगे, इनके हाथ में एक गन भी है, और आगे देखिए एक फॉरेस्ट रेंजर चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम लोग चल रहे हैं, और ये एक आपको शार्प शूटर भी इसमें नजर आएंगे। इनको भेजा इसलिए गया था इन शूटर्स को कि शूट एट साइड, यानी कि अगर भेड़िया दिखता है तो उसे वहीं पर मार देना। अधिकारी लगातार हो रहे हमले के बीच गांव वालों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दोनों भेड़ियों को पकड़कर गांव वालों में फैले आतंक को खत्म किया जा सके। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ स्नेहा मोरदानी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात खेलों की कर लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां भारतीय पैरा एथलीट्स का जलवा बरकरार है। गुरुवार को पहली बार कपिल परमार ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही कपिल ऐसे पहले भारतीय पैरा एथलीट भी बन गए हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जूडो के मुकाबले में भारत को मेडल दिलाया है। भारत की मेडल टैली अब 25 तक पहुंच गई है, जो टोक्यो ओलंपिक से कहीं ज्यादा है। भारतीय पैरा जूडो एथलीट कपिल परमार, जिन्होंने साबित किया कि सपनों को जिया जा सकता है, बस सपनों में जान होनी चाहिए। 5 सितंबर को पेरिस पैरा ओलंपिक में उन्होंने इतिहास रचा। कपिल परमार ने न सिर्फ जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में इजाफा किया है, बल्कि वो भारत के पहले ऐसे एथलीट भी बन गए हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक के जूडो मुकाबले में मेडल जीता है। कपिल परमार ने J160 किलोग्राम मेंस पैरा जूडो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने ब्राजील के एलिल्टोन डी ओलिवेरा को 10-0 से हराया। पैरा जूडो में J1 वर्ग में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं या फिर उनकी कम दृष्टि होती है। कपिल की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, बहुत ही यादगार प्रदर्शन और एक स्पेशल मेडल। कपिल परमार पैरा ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई। कपिल को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कपिल परमार को मिला ये मेडल उनकी मेहनत और लगन का इनाम तो है ही, युवाओं के लिए एक मिसाल भी है, क्योंकि कपिल ने जिन परिस्थितियों के बीच ये उपलब्धि हासिल की है वो राह आसान नहीं। मध्य प्रदेश के शिवोर गांव के रहने वाले कपिल एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता टैक्सी चलाते हैं और खुद भाई ललित के साथ चाय की दुकान। बचपन में खेतों में खेलते हुए जानलेवा करंट लग गया था। 6 महीने तक कोमा में रहे थे। पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले और जीत कर लौटने वाले एथलीटों की कहानियां एक मिसाल है। ऐसे में भारत के एथलीटों ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 25 मेडल का रिकॉर्ड बना दिया है। इनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। गिनती जारी रखी, क्योंकि अभी और खेल बाकी है, परिणाम आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं उस बच्ची की जिसकी उम्र महज 5 साल है, लेकिन वो अब गिद्दा गर्ल के नाम से जानी जाती है। फरीदकोट की समायरा ने छोटी सी उम्र में पंजाब का नाम रोशन कर दिया है। वो कई गिद्दा प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं और न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि वहां पे उन्होंने मेडल भी जीता है, बल्कि कई प्रतियोगिताओं को उन्होंने पछाड़ा भी है। इतना ही नहीं, वो अयोध्या में हुए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट चैंपियनशिप 2024 में ट्रॉफी भी जीत कर ला चुकी है। गिद्दा में इसका कोई सानी नहीं। पंजाबी बोलियां गाने में भी गजब की मिठास। इस मासूम का टैलेंट तो आपने देख ही लिया, अब जरा इसका परिचय भी जान लीजिए। उम्र है महज 5 साल और नाम है समायरा। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली ये नन्ही समायरा जिस उम्र में है उस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। उस छोटी सी उम्र में समायरा पंजाब का मान बढ़ा रही हैं। भांगड़ा, बोलियां और गिद्दा में महारत हासिल कर रही हैं।
समायरा उम्र में जितनी छोटी हैं, इनका हुनर और उपलब्धियां उतनी ही बड़ी है। समायरा ने अयोध्या में हुए नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट चैंपियनशिप 2024 में पंजाबी कल्चर, गिद्दा और बोलियां में ट्रॉफी और सम्मान पत्र हासिल किया है। नन्ही समायरा की विनिंग ट्रॉफी उनसे भी ऊंचे कद की है। जी हाँ, नन्ही गुड़िया महज 5 साल की हैं और इनकी ये जीती गई ट्रॉफी 5 फुट ऊंची है, जिसे बिना मदद पकड़ना भी समायरा के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही समायरा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए नेपाल जाने वाली हैं। मेरी गुड़िया का नाम समायरा है, वो 5 साल की है। उसने मुझे जैसे जैसे मुझे उसके पैशन का पता लगा कि वो गिद्दे को फॉलो करती है, फिर वैसे वैसे हम उसको स्टेजेस पे लेके जाते गए। वैसे वैसे उसका मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ती गई। सभी ने इसके मतलब आने वाले इवेंट्स के बारे में सभी टीचर्स बताते गए। वैसे वैसे वे इवेंट में जा रही है। पहले इसने डिस्ट्रिक्ट किया, फिर स्टेट लेवल पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये सेकंड आई है। फिर उसके बाद इसने नेशनल में किया। नेशनल में जैसे 8 साल तक के बच्चों का कंपटीशन था, सभी स्टेट्स में अपने अपने फोक को रिप्रेजेंट किए। उसमें से ये पंजाब को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट आई है। अब इसके इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो चुकी है। समायरा को पंजाबी कल्चर और पंजाबी पहनावे से बहुत लगाव है। पंजाबी पोशाक और तिल्लदार चुन्नी में सजी धजी नन्ही समायरा पंजाबी जटनी से कम नहीं लगती हैं। समायरा को पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है। वो स्कूल भी जाती हैं और समय निकालकर अपना शौक भी पूरा करती है। समायरा के माता पिता की भी पूरी कोशिश रहती है कि वो अपनी नन्ही परी की हर इच्छा पूरी कर सके और उसके मुताबिक उसके शौक को पूरा कर सके। हालांकि समायरा की मां का सपना अपनी बेटी को जज बनाने का है। वो चाहती हैं कि समायरा अच्छी शिक्षा लेकर एक जानी मानी जज बने। देखो, पंजाबी कल्चर को प्रमोट करना वो हमारा मन है कि ये पंजाबी कल्चर को प्रमोट करे, साइड बाय साइड करे पंजाबी कल्चर को प्रमोट। जैसे स्टडी एजुकेशन की बात करें तो मुझे ऐसे है कि ये फॉरेन कंट्री में जाके जज की पोस्ट पे बैठे, बस मैं उसे ऐसे देखना चाहती हूँ। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी पे पूरा फक्र है। देखो, बेटियां तो है ना, जैसे कह दो कि भगवान का रूप होती हैं। इसकी वजह से आज मैंने इतनी स्टेजेस पे जा चुकी हूँ। पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्टेज पे कभी खड़ी भी होंगी। समायरा ने इस छोटी सी उम्र में ये साबित कर दिया है कि कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। पंजाब के जिला फरीदकोट की बेबी डॉल समायरा ने महज 5 साल की उम्र में जो सम्मान कमाया है, वो सच में तारीफ के काबिल है। फरीदकोट से प्रेम कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, निक्की पंजाबन का टशन तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं जिसने आपके बजट को बिगाड़ दिया है। प्याज की बात करते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों से घर का बजट बिगड़ रहा है। जनता की इसी परेशानी को खत्म करने के लिए दिल्ली में मोबाइल वैन चलाई जा रही है। इस मोबाइल वैन से महंगाई की हद पार कर चुके प्याज को 35 रुपए प्रति किलो के दाम पर खरीद सकते हैं आप। नेफेड की ये मोबाइल वैन महज सस्ता प्याज बेचने वाली कोई मामूली वैन नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए वो उम्मीद की किरण है जो उनके किचन में लगी महंगाई की आग को बुझाने में काम आएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया। नेफेड की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रुखसत किया। दिल्ली एनसीआर में 38 जगहों पर मोबाइल वैन्स और आउटलेट्स के जरिए 35 रुपए प्रति किलो के सस्ते रेट पर प्याज की बिक्री होगी। हमने आज से एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा ये रिटेल ऑनियन रिटेल सेल का हम फ्लैग ऑफ किया है। ये तो शुरुआत में ये दिल्ली और मुंबई में होगा। आज से जो होता है ये दिल्ली और मुंबई में होगा। दैट विल बी 35 रुपीस पर केजी एंड इन सेकेंड फेज इधर कलकत्ता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायपुर, भुवनेश्वर ऐसे कुछ प्रमुख शहरों में होगा जहां प्राइस ज्यादा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और नेफेड के पास प्याज का बफर स्टॉक है जो लगभग 4.7 लाख टन है। यही दोनों संस्था अपने खुद के स्टोर और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा बिक्री करेंगे। दिल्ली एनसीआर और मुंबई के परेल और मलाड में 38 खुदरा दुकानों पर प्याज बेचा जाएगा। प्याज को प्रमुख खपत वाले क्षेत्रों में ई कॉमर्स मंच और केंद्रीय भंडार तथा मदर डेयरी के सफल के बिक्री केंद्रों पर भी रियायती दर पर बेचा जाएगा।
एक हफ्ते के अंदर कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, भुवनेश्वर और चेन्नई, बेंगलुरु में रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू हो जाएगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन दिनों सभी जगहों पर जो प्याज के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त जो है 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से प्याज जो है बाजार में बेचे जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी उछाल के बीच एक राहत की खबर सामने आई है और वो राहत की खबर ये कि अब से कि सड़कों पर इस तरीके की जो नफेड की वैन्स है वो दौड़ती नजर आएगी। करीब 40 जगहों पर जो है दिल्ली एनसीआर में और मुंबई में ये जो वैन्स है ये दिखेगी, जिसमें 35 रुपए किलो के हिसाब से जो है अब वो बिक्री होगी प्याजों की। पिछले कुछ समय से प्याज एक बार फिर महंगाई के आंसू रुला रहा था। दाम आसमान छू रहे थे। महंगाई के इस मार के बीच केंद्र ने अब आम जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश की है। लोगों को भी इन मोबाइल वैन से काफी उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा सरकार को पूरे एनसीआर क्षेत्र में इस तरह के स्टॉल लगाने चाहिए, जिससे कि जो है जो स्टॉक किए हुए लोग जो प्याज महंगा कर रहे हैं उस पे अंकुश लग सके। लेकिन इसमें एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो है वो 10-10 नॉट ओनली प्याज, बाकी जो सब्जियों के भाव भी दोगे क्या 100 रुपए से कम कुछ कोई सब्जी नहीं है। बहुत महंगाई है, इतना बुरा हाल है कि बहुत महंगाई है मैडम। इतना तो सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, देखो अच्छा है बहुत। दरअसल मानसून के दिनों में बारिश की वजह से सब्जियों के उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि सब्जियों की कुछ फसलें बाढ़ में डूब जाती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई भी प्रभावित होती है। सब्जियां जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, इसलिए उनकी कीमतें ज्यादा प्रभावित होती हैं। प्याज के साथ भी यही कुछ देखने को मिला है। लेकिन अब इन मोबाइल वैन से आम आदमी की किचन एक बार फिर राहत की सांस लेने की कोशिश कर रही है। थोक मार्केट की अगर बात करें तो थोक बाजार में करीब 40 से 45 रुपए किलो के भाव से जो है प्याज बेचे जा रहे थे, और वही रिटेल की दामों की बात करूं तो करीब 65 से 70 रुपए तक का भाव चला गया था। लेकिन इसी के बीच इसी जरूरतों को पूरा करते हुए और राहत देते हुए केंद्र ने बड़ा फैसला लिया और अब से 35 रुपए के हिसाब से जो है वो प्याज बेचे जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही गणपति उत्सव की धूम देखना चाहते हैं तो कल फिर लौटेगा, हम आपको दिखाएंगे गणपति उत्सव के तमाम रंग। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए GNT।